हेलो गाइस, वेलकम टू डीएफ। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसा आप लोगों को पता है कि एसबीआई क्लर्क बच्चों का मोस्ट एवेटेड एग्जाम है एंड इसका प्री का जो एग्जाम डेट है वो रिलीज हो चुका है। अभी कुछ कुछ सवाल जो बच्चों का माइंड में है उनमें से एक है कि सर एसबीआई क्लर्क में 30+ क्वांट में किस तरह ला सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि सर क्वांट में 35 आउट ऑफ 35 लाना पॉसिबल है क्या। एंड तीसरे कुछ कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर आप तो इतना स्ट्रेटेजीज बताते हो, इतना इस तरीके का अटेम्प्ट करना ये भी बताते हो, क्या आपको कभी फुल मार्क्स मिला है क्या। तो आज यही जो चीजें हैं इस चीजों के बारे में हम लोग डिटेल्स डिस्कस करेंगे। वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए वीडियो का शुरुआत में अगर मैं फर्स्ट में आप लोगों को बोलूं कि कोई भी सेक्शन में फुल मार्क्स लाना ये टोटली लक के ऊपर डिपेंड है। अभी आप लोग बोलोगे सर आप क्या बोल रहे हो। हाँ, लेकिन अगर आप क्वांट एंड रीजनिंग का बात कर रहे हो, क्वांट एंड रीजनिंग में 30+ लाना पॉसिबल है, लेकिन ये एक चैलेंजिंग टास्क है। इसीलिए मैंने फर्स्ट ये लिखा है, देखिए, व्हाइल अचीविंग ए स्कोर 35 आउट ऑफ 35 और 35+ आउट ऑफ 30+ आउट ऑफ 35 इन द क्वांटिटेटिव सेक्शन ऑफ एसबीआई क्लर्क इज चैलेंजिंग बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। तो इस सेक्शन में आप अगर आप सक्सेस चाहते हो, इस तरीके का मार्क्स चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, जो टाइम मैनेजमेंट है उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अभी यही चीजों को लेकर मैं आप लोगों को कुछ टिप्स शेयर करूंगा। अगर आप ये टिप्स को फॉलो करते हो, मैं आशा करता हूं कि आपका जो स्कोर है आप उसको डेफिनेटली मैक्सिमाइज कर सकते हो। एंड जिस तरीके का मैं एनालिसिस करूंगा, मैं ये भी चीज दावे से कर सकता हूं इस तरह का एनालिसिस शायद ही आपको YouTube में देखने को मिले, ठीक है। अगर मैं इस टिप्स का बात कर रहा हूं, फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो क्वांट का सिलेबस है उस सिलेबस को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। बिकॉज एग्जाम में जब आप चीजों को तोड़ के खुद के हिसाब से जब आप सजाओगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। आपको जब भी आप मॉक देते हो या जब आप एग्जाम में जाकर आप जो एग्जाम दोगे उसमें आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, आपने जो सेक्शन के लिए, जो पार्ट के लिए जितना टाइम आपने अलॉट किया है वो उसको उसी टाइम फ्रेम का ही अंदर आपको खत्म करने का एक प्लान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो क्या करना है, अगर हो जाता है उसके बाद क्या करना है, इस चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लास्ट होगा कि जो भी प्लान आप बनाए हो, जैसे मैंने बोला टाइम मैनेजमेंट का, उसके बाद जैसे मैंने सिलेबस ब्रेकडाउन का, ये जो आपने स्टडीज बनाए हो उसको एग्जीक्यूशन करना परफेक्ट वे से खुद के कॉन्वीनियंट के हिसाब से, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस ब्रेकडाउन से। सिलेबस ब्रेकडाउन का अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे फर्स्ट जो एक चीज आएगा कि मस्ट डू टॉपिक। देखिए अगर मैं क्लरिकल पेपर का बात करता हूं, क्लरिकल पेपर में क्वांट सेक्शन में अगर बात करूं तो 25 लाना उतना बड़ा बात नहीं होता है। जो बच्चा न्यू है, थोड़ा सा 3-4 महीना 5 महीना अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर चुका है, मेंस के लिए उतना अच्छे से रेडी नहीं है, स्टिल वो बच्चा भी आपका 25 वो ला सकता है। तो फर्स्ट अगर मैं बात करता हूं सिंप्लीफिकेशन अगर क्लरिकल का पेपर होता है तो 10 to 15 मार्क्स का देखने को मिलता है। उसके बाद आता है नंबर सीरीज, जो मिसिंग होता है या रॉन्ग होता है तो 5 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन 5 या 10 मार्क्स का देखने को मिलता ही है। एंड 4 नंबर क्वाड्रेटिक, 4 नंबर होता है क्वाड्रेटिक, जहां ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। ये कभी कभी देखने को मिलता भी है, कभी कभी नहीं भी मिलता है, ठीक है। और ये जो मस्ट डू टॉपिक्स है, यहां से नियर बाई 23 to 25 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो 23 to 25 मार्क्स है ये मस्ट डू टॉपिक्स है, और ये जो स्कोर होता है वो ईच एंड एवरी बच्चा यहां से लेता ही है, ठीक है। लेकिन खेल कहां पे होता है, एरिथमेटिक पे। बच्चे एरिथमेटिक के जाके फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप एरिथमेटिक सेक्शन को भी आप स्मार्टली हैंडल करते हो, वहां पे भी आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। लेकिन जो बच्चा न्यू है, जो जिस बच्चे को प्रॉपर तरीके से चीजों के बारे में नहीं पता, वो बच्चे फंसते कहां पे, गलत टॉपिक चूज कर लेते हैं। इवन दो रिमेनिंग 5-6 मिनट होते हुए भी बच्चा क्या होता है कि बच्चे का एरिथमेटिक में 1 या 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाता है हार्डली। वो क्यों होता है, देखिए अगर मैं एरिथमेटिक का पार्ट करता हूं, एरिथमेटिक को भी मैंने 3 पार्ट पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक होता है मस्ट डू का अगर बात करूं, वहां पे हम लोगों का परसेंटेज होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा एंड एवरेज होगा। अभी आप लोग पूछोगे सर ये जो 3 टॉपिक आप लाए हो, ये 3 टॉपिक को आप मस्ट डू क्यों बोल रहे हो। क्यों, देखिए अगर आप डीआई सॉल्व करने जाओगे, डीआई सॉल्व करने में ये तीनों टॉपिक का ही रिक्वायरमेंट है। अगर ये तीनों टॉपिक में से एक टॉपिक भी आपको नहीं आता है तो डीआई सॉल्व करने में कहीं ना कहीं पे आपको प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि प्री का डीआई टोटली बेस्ड होता है परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड एवरेज। तो इस 3 टॉपिक को आपको आना ही पड़ेगा। अगर ये 3 टॉपिक नहीं आता दैट मींस आप प्री के लिए भी रेडी नहीं हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखिए दूसरा होता है डुएबल में क्या होता है कि आप यहां से थोड़ा सा सोच समझ के चीजों को आप अटेम्प्ट कीजिए।
क्योंकि इस टॉपिक में क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, SICI होगा, पार्टनरशिप होगा, टाइम एंड डिस्टेंस होगा, पाइप एंड क्रिस्टल्स होगा, एजेस होगा, ट्रेन एंड बोटिंग स्ट्रीम। यहां से 6 to 7 मार्क्स का आएगा, और ये जो पार्ट है यहां से 2 से 3 मार्क्स का आता है। ठीक है, कभी कभी हर टॉपिक से एक ही क्वेश्चन देखने को मिलता है, कभी कभी 3 टॉपिक मिला के 2 क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूं स्कीपेबल। स्कीपेबल में क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपको 1 से 2 मार्क्स, मेंसुरेशन का तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी का कभी कभी आपको ये दोनों में से एक टॉपिक से देखने को मिलता है, लेकिन हर टाइम देखने को नहीं मिलता। प्रीलिमिनरी में इसका चांस थोड़ा सा कमती होता है। अभी क्या होगा, देखिए अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो आप यहां से 5 नंबर क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। कि क्यों, अगर मैं CISI का बात करूं, ये उतना टफ टॉपिक नहीं है। फ्री में अगर मैं स्पेशली क्लर्क लेवल का बात करता हूं, इस लेवल का जो क्वेश्चन आता है उतना टफ लेवल का नहीं आता, ये डुएबल आता है। पार्टनरशिप ये भी डुएबल होता है। ठीक है, उसके बाद एजेस का अगर बात करो, ये भी चीजें डुएबल होता है। एंड ये जो टाइम एंड ट्रेन प्रॉब्लम है, बोट एंड स्ट्रीम है, टाइम एंड डिस्टेंस है, ये टॉपिक कहीं ना कहीं पे सेम टॉपिक है। मेन जो उनका फॉर्मूला है, मेन जो चीज है वो सेम है, जस्ट क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के आता है। अगर आप इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हो ना, मैं डेफिनेटली बोलता हूं 2 क्वेश्चन अगर आता भी है, आप एक क्वेश्चन 100% बना पाओगे ही पाओगे, ये डेफिनेटली है। ठीक है, तो यहां से अगर 6 से 7 क्वेश्चन अभी आता है तो 5 क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको 30 प्लस स्कोर करना है, अगर आपको 35 आओ तो 35 चाहिए, देन आपको ईच एंड एवरी टॉपिक में कमांड होना ही पड़ेगा। इसमें तो आपका ऑप्शन ही नहीं है ना, क्योंकि आप तो हर चीजें आपको करोगे, है कि नहीं। अभी अगर मैं सिंपल बात करूं, यहां से मान लीजिए आपका 23 क्वेश्चंस, 23 क्वेश्चंस आपको देखने को मिला, एंड अरिथमेटिक से आपको 12 क्वेश्चंस देखने को मिला। ठीक है, अभी देखिए ये जो 12 क्वेश्चंस है, ये 12 क्वेश्चंस में से यहां से 3 क्वेश्चंस तब आएंगे, सेकंड पार्ट से आपका 7 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, एंड रिमेनिंग से 2 क्वेश्चन, 7 to 8 क्वेश्चन होगा, यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी देखिए ये जो 3 है, ये 3 में से आपको थोड़ा सा सोच समझ के अटेंड करना है। ठीक है, अभी आप लोग बोलोगे सर कि अगर मान लीजिए कि आपने तो बोला कि ये 23 क्वेश्चन आउट ऑफ 23, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 100% मार्क्स मैंने कर लिया, यहाँ पे मैंने फर्स्ट में परसेंटेज ढूंढूंगा, उसके बाद में रेशियो एंड प्रोपोर्शन ढूंढूंगा, उसके बाद में एवरेज ढूंढूंगा, इस तरीके से ढूंढने जाऊंगा तो मुझे तो टाइम ज्यादा लगेगा। बात तो सही है, इसके बारे में मैं बाद में, जब मैं टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन का बात करूंगा, इस बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक, अभी तो मैंने यहाँ पे सिलेबस को ब्रेक डाउन कर दिया, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कैसे, देखिए टाइम मैनेजमेंट आपको किस तरह करना पड़ेगा। देखिए ये जो टॉपिक्स है, अभी सिंपलीफिकेशन से मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिला, ये 10 क्वेश्चन में देखिए, अभी आप जो जॉब के लिए दावेदार हो, आपको जॉब का इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, आपके साथ और एक न्यू फ्रेशर बच्चे के साथ डिफरेंस क्या होगा कि वो जो बच्चे होंगे ना, वो बच्चे ये जो 23 to 25 मार्क्स होगा, इसको करने में ही 15 मिनट्स लगा देगा, लेकिन आपको यहाँ पे 15 मिनट्स नहीं लगाना है, बिकॉज आपको ये चीज पता है कि अरिथमेटिक जो टॉपिक है, अरिथमेटिक अगर मैं ओवरऑल बोलूं, एक टाइम टेकिंग टॉपिक है। हाँ सर, बात तो आपने सही बोला, ये एक टाइम टेकिंग टॉपिक है, तो इसके लिए मैं जितना टाइम बचा सकता हूं उतना मेरे लिए क्या अच्छा होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम टाइम इस पे देना है और मिनिमम टाइम इस पे देना है, क्योंकि अगर मैं अरिथमेटिक ठीक तरीके से सॉल्व अगर कर सकता हूं, अगर मैं कर पाता हूं, देन मेरा क्लियर होने का चांसेस क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर देखिए सिंपलीफिकेशन का बात करता हूं, 10 भी सिंपलीफिकेशन अगर एग्जाम में आता है, इसमें हार्डली अगर मैं टाइम बोलूं 4 मिनट से ज्यादा लगना नहीं चाहिए, 4 मिनट से ज्यादा लगना नहीं चाहिए। अगर नंबर सीरीज आ रहा है, अभी आप लोग बोलोगे सर नंबर सीरीज में तो रॉन्ग नंबर सीरीज वो तो टफ होता है, उसको मैं किस तरह सॉल्व करूं। देखिए अगर मैं रॉन्ग नंबर सीरीज का ही बात करता हूं, रॉन्ग नंबर सीरीज अगर क्लरिकल लेवल में आता भी है तो उतना ज्यादा टफ नहीं होता, वो डुएबल आता है। स्पेशली अगर 3 से 4 क्वेश्चन तो डुएबल होता ही है, एक थोड़ा सा ट्रिकी होता है। देखिए आप जब प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर जब प्रैक्टिस करते रहोगे, तो इतना माइनर टफ से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 5 क्वेश्चन में एक तो आपको टफ देखने को मिलेगा ही मिलेगा, हर क्वेश्चन आपको इजी तो नहीं मिलेगा, ये तो आरआरबी क्लर्क का पेपर नहीं है, ये तो एसबीआई क्लर्क का पेपर है कि नहीं है। तो अभी देखिए नंबर सीरीज में मैं अगर बात करूं, 5 नंबर सीरीज को वो सॉल्व करने के लिए मेरे सबसे 2 से 3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे अगर 10 से 12 क्वेश्चन आ रहा है तो नंबर सीरीज में 5 से 6 क्वेश्चन देंगे, एंड डीआई में भी 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके का देखने को मिलता है। तो मान लीजिए मैं इसी पैटर्न में मान लिया मैंने 23 मार्क्स ही मैंने मान लिया, तो ये जो 10 से 12 मार्क्स जो भी आपको मिलेंगे, ये तो 100% आपको करना है, 100% आपको करना है। ठीक है, उसके बाद ये डीआई है। अभी डीआई में क्या होता है, देखिए कभी कभी
कुछ कुछ डीआई क्लरिकल में देखा जाता है कि पेपर अगर थोड़ा सा टफ होता है तो पेपर थोड़ा लेंदी देखने को मिलता है, डीआई क्वेश्चन थोड़ा लेंदी देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन उतना भी लेंदी नहीं होता है कि पेपर आप क्वेश्चन सब छोड़ के आओ, नो, वैसा नहीं होता है। जहां पे आपको 3 मिनट लगना चाहिए वहां पे 4 मिनट लग सकता है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे जो आपने 5 से 6 क्वेश्चन अपने 3 मिनट में बनाया है और ये से 10 से 12 क्वेश्चन में आपने 4 से 5 मिनट लिया है, तो ये क्वेश्चंस में आपको डीआई जो है, डीआई में आपको टारगेट होना चाहिए कि मैं 3 मिनट्स में जैसा डीआई को सॉल्व कर दूं। अगर आप 10 to 11 मिनट्स में अगर आप 23 to 25 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर पाते हो तो कहीं ना कहीं आप में एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। एंड वही जो कॉन्फिडेंस होगा कहीं ना कहीं आपको एरिथमेटिकल क्वेश्चंस को जल्दी करने में मदद करेगा। बिकॉज जब कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना, वो हम लोगों का स्पीड को बढ़ा देता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद देखिए मैथमेटिक्स बच्चों का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, अगर गलत हो जाए तो क्या होगा, अगर गलत हो जाए तो क्या होगा, होता है कि नहीं होता है, होता है। तो देखिए जब भी आप अरिथमेटिक स्टार्ट करो, बच्चे गलती कहां पे करते हैं कि फर्स्ट जो भी टॉपिक आया उससे स्टार्ट कर देते हैं, मुझे तो सब करना ही है ये सोच के। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं। मैं क्या मानता हूं कि आपको उसी टॉपिक से स्टार्ट करना है जो टॉपिक आपको थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट है। अभी यहाँ पे आप एक चीज बोलोगे, सर मान लीजिए मैंने परसेंटेज से स्टार्ट किया, परसेंटेज क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ दे दिया, तो वो तो नहीं बनेगा। देखिए मैं ये चीज बार बार बोला, क्लरिकल में पेपर उतना ज्यादा टफ क्वेश्चंस उतना ज्यादा टफ नहीं होता है, क्वेश्चन उतना ज्यादा टफ नहीं होता है, ये आपका माइंड से हटा दीजिए। वो क्वेश्चन डुएबल होता है, हाँ लेंदी हो सकता है लेकिन डुएबल होता है, ठीक है। फर्स्ट परसेंटेज चूज करते हो, उसके बाद आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन चूज करते हो, उसके बाद अगर आप मान लीजिए एवरेज चूज करते हो, कि यहाँ में अगर 3 क्वेश्चन भी आ रहा है, अगर आपका 2 भी बन रहा है तो कहीं ना कहीं आप में क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, ठीक है। उसके बाद अगर जब आप ये साइड पे जाओगे, इस साइड पे देखिए ये जो पार्ट है इसमें आपको 2 क्वेश्चंस मान लीजिए 2 मिनट आपको लग गया, तो पहले आपने 11 मिनट दे दिया, फिर प्लस आपको 2 मिनट दिया, अभी आपके पास 7 मिनट है, ठीक है। अभी देखिए ये पार्ट में अगर आपने 5 भी क्वेश्चन बना पाते हो, 5 भी क्वेश्चन अगर आप बना पाते हो, स्टिल आपका अटेम्प्ट क्या हो रहा है, स्टिल अगर आप 5 मिनट में भी 5 क्वेश्चन बना पाते हो, स्टिल आपका अटेम्प्ट क्या हो रहा है, 23 प्लस 2 प्लस 5 मीन्स आपका 30 तो आपका अटेम्प्ट हो ही रहा है। यहाँ पे भी रिमेनिंग 2 मिनट में अगर यहाँ से अगर जो क्वेश्चन आए इसमें अगर और एक अगर बन जाए और मजा की बात है कि नहीं है। अगर नहीं बने तो कोई नहीं, देन 30, लेकिन ये जो 30 पे अटेम्प्ट होना चाहिए ये 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सूझबूझ के साथ करते हो तो यहाँ पे आपका 5 से 6 मार्क्स भी बन सकता है, बिकॉज यहाँ पे आपका टोटल 7 to 8 क्वेश्चन आपका रहेगा। उसके साथ साथ कभी कभार क्या होता है कि मस्ट डू टॉपिक जो मैंने फर्स्ट आपको बोला है, यहाँ पे 25 मार्क्स देखने को भी मिलता है। तो यहाँ पे अगर 25 आउट ऑफ 25 अगर आप अटेम्प्ट भी कर लेते हो तो रिमेनिंग 10 में से अगर आप 6 to 7 भी अटेम्प्ट कर सकते हो तो उसमें भी आपका 30 प्लस अटेम्प्ट हो रहा है कि नहीं है। अब टाइम मैनेजमेंट का अगर मैं बात करूं, मैंने बोला ये कि फर्स्ट जो मस्ट डू में उसको आपको 11 मिनट्स अगर आप देते हो, मान लीजिए कि वहां पे 25 क्वेश्चन आ रहा है तो 12 मिनट्स आपने दे दिया, आपका 8 मिनट बचा हुआ, ये 8 मिनट को आपको डिवाइड करना है जो मस्ट डू क्वेश्चन है। तो उसमें से अगर आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, इसको 2 से 3 मिनट में आपको निपटाने की कोशिश कीजिए। रिमेनिंग जो टाइम है, रिमेनिंग जो 4 से जो 5 क्वेश्चन आपका टारगेट है, वो आप इस टॉपिक में रिमेनिंग जो आपका 4 से 5 मिनट जो होगा, सॉरी 5 से जो 6 मिनट होगा, उसमें ये क्वेश्चन सब बनाने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली बनेगा। क्योंकि अरिथमेटिक का अगर आप 1 मिनट दे रहे हो एक क्वेश्चन को, अगर वो क्वेश्चन नहीं बनता है देन उसको छोड़ देना ही बेहतर होगा, ठीक है। अभी देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको टाइम किस तरह मैनेज करना है, कौन सा पार्ट में आपको कितना टाइम देना है, कौन सा पार्ट में आपको कम टाइम देना है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अभी हुआ क्या प्रॉपर एग्जीक्यूशन, क्योंकि थोड़ा देर पहले मैंने एक चीज बोला था कि अगर मान लीजिए यहाँ पे आप फंस जाते हो तो आप क्या करो। मैंने यहाँ पे एक चीज आपको बोला ये कि अगर आप एक चीज ज्यादा जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस कर रहे हो, जो आपका फेवरेट टॉपिक है वो अगर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसमें बहुत ही कम चांस है कि आप उस टॉपिक में एग्जाम में जाकर फेल करोगे, बिकॉज आपका उसमें कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होगा। स्टिल अगर आप मान लीजिए कि फर्स्ट आपने परसेंटेज पकड़ा, हाँ सर पकड़ लिया, ये आपसे नहीं बना, थोड़ा सा आपका डिमोटिवेट आप हो गए, करेक्ट बात है। उसके बाद मान लीजिए आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पकड़ा, आपने ये भी आपसे नहीं बना, तो आप और भी डिमोटिवेट हो जाओगे, या फिर मान लीजिए आपका 2 मिनट बर्बाद, हाँ बर्बाद तो होगा। मान लीजिए फिर मैंने एवरेज पकड़ा, ये भी मेरे से नहीं बना। ये रेयरली होने का चांस होता है कि आप
अपना ही जोन का क्वेश्चंस पकड़ रहे हो और एक भी नहीं बन रहा है। दैट मीन्स या तो इस केस में दो चीज हो सकता है, या तो आप कहीं ना कहीं जो खुद का जोन है वो आप ठीक तरीके से पकड़ नहीं पा रहे हो, दूसरा ये तो पेपर ही थोड़ा सा टफ आया होगा। अभी दूसरा आपका जो डाउट आएगा कि सर देखिए, आपने तो ये बोला कि मुझे पहले परसेंटेज ढूंढना है, रेशियो प्रोपोर्शन ढूंढना है, एवरेज ढूंढना है कि नहीं? हाँ सर मैंने बोला है। अभी इसमें तो मुझे टाइम लगेगा ना। देखिए हाँ जरूर टाइम लगेगा। अभी कैसे? देखिए मान लीजिए कि आप ये रूट से, ये एक रूट है ठीक है, ये रूट से आपको बी में जाना है ठीक है, और ए से लेके बी में जाने के लिए एक बाईपास भी है ठीक है। अब जब ए से बी तक जाओगे तो यहां पे क्या होगा, ये तो मेन रोड है। तो मेन रोड में क्या होता है कि आपको ट्रैफिक भी मिलेंगे, पब्लिक गैदरिंग भी मिलेंगे। तो यहां से इसका डिस्टेंस मान लीजिए 1 किलोमीटर होगा और इसका डिस्टेंस मतलब 1.3 किलोमीटर होगा। लेकिन अगर अगर आप बाईपास से जाते हो तो यहाँ पे आपको ना ट्रैफिक मिलेगा, ना आपको गैदरिंग मिलेगा, आप अपना स्पीड को मेंटेन कर सकते हो। बात अब ये बोलोगे हाँ सर बात तो आपने सही बोला, लेकिन यहाँ पे आप वो स्पीड को आप मेंटेन नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे आप अगर स्पीड दोगे फिर ट्रैफिक आ जाएगा, आपको रुकना पड़ेगा। फिर मान लीजिए रेड लाइट आ गया, वहां पे आपको रुकना पड़ेगा। फिर मान लीजिए थोड़ा सा ज्यादा भीड़ है, वहां पे भी आपको रुकना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो आपको उतना भीड़ नहीं होगा, बिकॉज ये तो बाईपास है। यहाँ पे आपको क्या होगा, रास्ता क्लियर होगा। तो ये रास्ता माइट भी आपका लंबा है, लेकिन आप जब बी में पहुंचोगे ना, बी में जब आप पहुंचोगे यहां से, तो इसमें टाइम कंपेरेटिवली क्या होगा, कमती लगने का चांसेस होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, देखिए आपको एक ना एक जगह में तो आपको टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा ठीक है। तो आप उस जगह में टाइम इन्वेस्ट कीजिए जहां पर टाइम इन्वेस्ट करने के बाद उसमें रिटर्न आने का चांसेस हो। अगर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस का आ गया, मैंने जोश जोश में प्रॉफिट एंड लॉस को पकड़ लिया, वो क्वेश्चन बना ही नहीं, तो मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाऊंगा। उस डिमोटिवेट के चक्कर में क्या होगा, मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा परसेंटेज है, अगर खुदा ना खास्ता वो भी क्वेश्चंस नहीं बन रहा है मेरा, वो भी क्वेश्चंस मैं और डिमोटिवेट हो जाऊंगा, बिकॉज परसेंटेज तो मेरा जोन का है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो चीजों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद ये जो मैंने चीजें बोला, ये चीजों को ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एग्जाम हॉल में जाने के बाद ही आप इंप्लीमेंट करें, नो। अभी जब आप मॉक दोगे, अभी रिमेनिंग 10 डेज में एटलीस्ट आपको डेली 2 मॉक तो देना ही चाहिए ठीक है। फुल्ली एनालिसिस करना चाहिए कहां पे आप गलती कर रहे हो। ये दो दो मॉक में ये जो मैंने चीजों के बारे में डिस्कस किया है, इस चीजों को आप एनालिसिस करके देखिए कि ये आपके लिए काम करता है कि नहीं करता। लेकिन मैं ये 100% दावे से कह सकता हूं, अगर आप चीजों को थोड़ा स्मार्टली, देखिए मैं जो बोल रहा हूँ तो 100% काम नहीं करेगा, ये मुझे भी पता है। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा आपका हिसाब से, कॉन्वीनियंट का हिसाब से और थोड़ा ऑल्टरेशन करके अगर आप खुद के लिए इंप्लीमेंट करते हो, ये 100% आपको इफेक्टिव होगा ही होगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ ठीक है। क्योंकि ये चीज मैं बहुत सारे बच्चे को भी मैंने दिया है, ये चीज एक्सप्लेन किया है, उनको बेनिफिट हुआ, इसीलिए मैं ये चीज आप लोगों से शेयर कर रहा हूं ठीक है। तो इस तरह अगर आप चीजों को एग्जीक्यूट करते हो कि डेली मॉक में आप कर रहे हो, उसमें मान लीजिए आपका काम हो रहा है, जो पार्ट में काम हो रहा है उस पार्ट में आप कीजिए ना ठीक है। इस तरह अगर करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगा ठीक है। अभी मैंने आपको सिलेबस को किस तरह ब्रेक डाउन करना है ये मैंने बता दिया ठीक है। टाइम मैनेजमेंट किस तरह करना है ये भी मैंने बता दिया। उसके बाद आपका एग्जीक्यूशन किस तरह करना है ये भी मैंने आपको बता दिया ठीक है। तो आशा करता हूं कि जितना भी जरूरत चीजें था कि आप किस तरीके से 35 आउट ऑफ 35 आप ला सकते हो, इसका भी मैंने स्ट्रेटेजी बता दिया। एंड 30+ अब लाना पॉसिबल है कि नहीं, अगर है तो किस तरह, ये भी मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दिया है कि नहीं है। तो अभी आप लोग क्वेश्चन है कि सर आपको कभी मिला था? यस मुझे मिला है। मुझे 2 एग्जाम में फुल मार्क्स मिला था। एक है आरआरबी क्लर्क जहां पे मुझे 40 आउट ऑफ 40 मिला था ठीक है। और एक दूसरा कोई क्लरिकल एग्जाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है, या तो एफसीआई होगा या कुछ होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली। वहां पर 35 आउट ऑफ 35 मिला है। एंड अगर मैं बोलूं 2019 का, अगर मैं बात करता हूं 2019 में जितना भी मैंने क्लरिकल पेपर दिया है, 2019 के नहीं 2018 से भी मैं बोल सकता हूं, जितना मैंने क्लरिकल पेपर दिया है, क्वांट में मुझे 30+ ही मुझे स्कोर आता था। और मैंने यहाँ पे और एक चीज बोला कि 35 आउट ऑफ 35 लाना ये लक का बेटर है। क्यों? क्योंकि देखिए 30+ लाना तो ये पॉसिबल है, अगर आप 33 34 अटेम्प्ट करते हो तो आपको एक दो अगर कट्टा भी है आपको मिल जाएगा। लेकिन 35 आउट ऑफ 35 ये टोटली डिपेंड करता है लक के ऊपर। बिकॉज मान लीजिए कि आप जो सेक्शन में एग्जाम दिए हो उस सेक्शन का पेपर थोड़ा सा इजी था, तो कहीं ना कहीं पे क्या होगा, जब नॉर्मलाइजेशन होगा
जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपका यहाँ से मार्क्स रिड्यूस हो जाएगा, आपका 35 आउट ऑफ 35 से आपका 34.25 या 34.5 इस तरीके के नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपको देखने, या तो आपको 34 मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको पता ही लग जाएगा कि मेरा नॉर्मलाइजेशन में 1 या 0.5 या 0.75 मैंने कट किया है। बिकॉज इस तरीके से मेरा भी बहुत सारा एग्जाम में नंबर कटा है, तो मुझे ये चीजें पता है। बिकॉज बहुत एग्जाम में मुझे एग्जाम देने के बाद 33 पॉइंट आपका 75 में मिला है, 33.75 का तो कोई लॉजिक नहीं बनता है, और 35 अटेम्प्ट करने के बाद 34.25 भी मिला है। तो इस तरीके का मुझे नंबर मिला है, जो लॉजिक नहीं बनता है कि मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ। हालांकि इसका मेन एक ही रीजन मैं मान सकता हूँ कि मेरा नॉर्मलाइजेशन में स्कोर रिड्यूस हो गया है कि नहीं है। इसीलिए मैं बोला कि 35 आउट ऑफ 35 ये मिलना ये थोड़ा सा लक का मैटर है, क्योंकि आपका सेक्शन का पेपर कैसा होगा वो तो आपको नहीं पता, वो तो जो सेट करते हैं वही, वो पेपर इजी हो गया तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होता है वो उस शिफ्ट का, तो उस शिफ्ट में क्या होगा, थोड़ा सा नंबर इधर उधर होने का भी चांसेस रहेगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोगों का मन में जो भी डाउट था, जो भी क्वेश्चंस था, मैं उस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाया हूं। ठीक है, अगर अगर आप लोग आपको आपका जितना भी डाउट था सॉल्व हुआ है, सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय।